कल आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छेड़ा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और किन दो भारतीय सैनिकों को मिला था परमवीर चक्र। कैसे यूएन के दबाव में पाकिस्तान हुआ युद्ध विराम के लिए तैयार। और आज देखिए भारत पाक युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने एक मजबूत प्रधानमंत्री और ताशकंद में कैसे हुआ भारत पाक समझौता। भारत और पाकिस्तान की तोपें सीमा पर गोले बरसाने के बाद अब शांत हो चुकी थीं। संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका और सोवियत रूस के दबाव के बाद 23 सितंबर को युद्ध थम गया था। अयूब खान और शास्त्री युद्ध विराम के लिए राजी हो गए थे। पिछले 20 दिनों में भारी जान माल के नुकसान के साथ पाकिस्तान सामरिक महत्व का क्षेत्र भारत के हाथों गंवा चुका था। युद्ध विराम की घोषणा होने तक भारत ने कई महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कारगिल, हाजी पीर दर्रा, बजरंगगढ़ी, कलेरवन, रसूलपुर, चरवा, महाराजकी, डेरा बाबा नानक, डोगराई और बरकी पर युद्ध के बाद भारत का कब्जा था। जबकि छम, फजीलका, सुलेमान और खेमकरण भारत के हाथ से निकल गए थे। दोनों के पास बारूद खत्म हो रहा था, तो इसलिए वो कोई तरीका था, क्योंकि इतनी लड़ाई लड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई कभी भी बियॉन्ड 22-21 बार जा नहीं सकते, क्योंकि दोनों के पास इतना एम्यूनिशन नहीं है। पर खैर एनीवे मेन रीज़न तो वो था, लेकिन उसका एक बहाना को ढूंढा गया कि जिससे एक फेस से बेइंसाफ हो। वर्ल्ड के बड़े कंट्रीज, मतलब उस समय तो दो ब्लॉक थे, सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक, अमेरिकन अलायंस और सोवियत अलायंस। इंडिया तो सोवियत के अलायंस के साथ, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ था। अमेरिका का चाइल्ड था उस समय एक्चुअली, वो पूरा कंट्रीज़ को हमेशा मदद करते रहे। तो इस वजह से दोनों को, लेकिन ये सब कॉन्टिनेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट रहना ठीक नहीं लगा। फिर उनका ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि इधर दोनों जगह हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना चाहिए, इनका पीस रहना चाहिए, स्टेबिलिटी रहना चाहिए। इस वजह से वो लोग बहुत चिंतित हो गए कि ये इसको कैसे स्टॉप करेंगे। इस वजह से अदर कंट्रीज़ जो यूएन में जो रेजोल्यूशन भी लाया, ये बाकी लोग पास किया, इस वजह से हुआ। और उनको ये भी डर था कि ये ग्लोबलाइजेशन हो के दोनों ब्लॉक का बीच में कुछ झगड़ा आ गया तो वो भी ग्लोबल वॉर हो जाएगा, इस वजह से भी। 25 सितंबर 1965 युद्ध के बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री लड़ाई में घायल हुए सैनिकों से मिल रहे थे। इसके अगले ही दिन 26 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री शास्त्री ने जोरदार भाषण दिया। जनरल अयूब ने यह ऐलान किया था कि वो चहलकदमी करते हुए दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। मैंने सोचा इतने बड़े आदमी हैं, दिल्ली तक पैदल चलकर जाएंगे, बहुत तकलीफ होगी। क्यों ना हम ही लाहौर की तरफ बढ़कर उनका इस्तकबाल करें। पाकिस्तान ने ये खोया कि पाकिस्तान की फ़ौज को ये बात स्वीकार करनी पड़ी कि अपनी तमाम अहंकार के बावजूद हिंदुस्तान जो शांतिप्रिय अपने को कहता है, उसकी फ़ौज जो जनतंत्र है, उसकी फ़ौज फौजी तानाशाही से अधिक समर्थ है। पाकिस्तान को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अमेरिका से जो उसे बहुत महंगे उपकरण मिले हैं, वो उपकरण उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनको चलाने वाले। तो जो भारत के वायुसैनिक थे, कीलर बंधु थे, वायुसेना के ये लोग थे, तो इन लोगों ने प्रमाणित किया कि उपकरण अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, हथियार अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, हथियार चलाने वाले की का कौशल क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। एक पक्ष ये था। दूसरा पक्ष ये था कि इसके बाद पाकिस्तान में सैनिक अस्थिरता का ज्वार आ गया। तब तक अयूब खान को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, मगर जब ये जिच की स्थिति हुई और ताशकंद में वो हिंदुस्तान को हराने में असमर्थ रहे, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और 68 में 2-3 साल बाद छात्र आंदोलन में उन्हें परित्याग करना पड़ा। एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान हो चुका था, दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौजें अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें फिर आने लगी। सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों पर युद्ध विराम का पालन करने का दबाव बनाया। अयूब खान ने झिझकते हुए संयुक्त राष्ट्र के आदेश का पालन किया, लेकिन 30 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत के खिलाफ एक बार फिर आग उगली। हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग कयामत तक जारी रहेगी।
हमने हार अभी नहीं मानी है। भुट्टो ने जाके वो कहा, वहाँ प्रोपेगेंडा किया कि ये जनरल यूब तो ताशकंद में बेच आए हैं पाकिस्तान को। और उसके बाद हम देखते हैं कि अयूब को बाद में छोटी सी बात के एक पेशावर में फसाद हुआ, लेकिन हटा दिए गए। तो अयूब का इस पर यह असर हुआ कि अल्टीमेटली उसको जाना पड़ा। 3 अक्टूबर 1965 को शास्त्री ने दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब के बाहर एक विशाल रैली को संबोधित किया। पाकिस्तान के साथ लड़े गए युद्ध में उन्होंने सिख समुदाय के योगदान की सराहना की और उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया। शास्त्री ने अपने भाषण की शुरुआत जो बोले सो निहाल से की। इस रैली में शास्त्री के साथ जनरल चौधरी भी थे। सिख समुदाय ने प्रधानमंत्री को एक लंबी तलवार भेंट की थी। 10 अक्टूबर 1965 लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो से राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना संदेश पढ़ा। पिछले कुछ सप्ताह में जो घटनाएं घटी हैं, उनसे सभी देशवासियों में अपनी जिम्मेदारी की एक नई और गहरी भावना जगी है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने की है। हमें अचानक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जो हमारे लिए एक नई चीज़ थी, लेकिन हमने तेज़ी के साथ और अच्छे ढंग से इसका मुकाबला किया। भारत के बहादुर सिपाही और वायु सैनिकों ने सर हथेली पर रखकर चैलेंज का जवाब दिया। वीर सैनिकों ने जानलेवा जख्मों की परवाह ना की और हंसते हुए मौत को गले से लगाया। ये बहादुर सिपाही कौन थे? हमारे बेटे और भाई थे। कोई भी लीडर, उसका स्ट्रेंथ आपको देखना हो तो वॉर टाइम में देखना है। वॉर टाइम में कितना सेम थिंग इंदिरा गांधी को भी हो, बांग्लादेश का वॉर का टाइम, उनका अपना लीडरशिप क्वालिटी बाहर निकला। और अमेरिकन को भी देखिए, बुश का टाइम तो इराक वॉर हुआ, तो सभी वॉर मेक्स और मार्स अ लीडर। तो इस वजह से शास्त्री जी को ये वॉर के वजह से अच्छा फ़ायदा भी हुआ और वो नेहरू जी का शैडो से बाहर निकल के अपना स्ट्रेंथ पर लीडर दिखाया। एक तरफ जंग खत्म हुई थी तो दूसरी तरफ देश में अनाज की समस्या बढ़ती जा रही थी। देश के कई राज्यों में सूखा पड़ा था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अब अपना पूरा ध्यान देश के अंदरूनी हालातों को सुधारने पर लगा दिया। पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के बाद शास्त्री देश की जनता में जागृति पैदा कर रहे थे। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री शास्त्री इलाहाबाद के दौरे पर थे। शास्त्री को सुनने के लिए सैकड़ों लोग दूर दराज से आए थे। उन्होंने उर्वा गांव की जनता के सामने एक भाषण दिया। इस भाषण के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री ने देश को एक ऐसा नारा दिया जो आज के दौर में भी सही साबित हो रहा है। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद। तो वो चाहते थे कि किसान को वही दर्जा दिया जाए जो सरहद पर लड़ने वाले सैनिक को। तो जवान और किसान को समान दर्जा देने के साथ उन्होंने जो आंतरिक चुनौती थी भूख को मिटाने की, अनाज के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनने की, उसको पूरा किया। सोवियत संघ ने युद्ध शुरू होते ही दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशें शुरू कर दी थी। 11 नवंबर 1965 के दिन रावलपिंडी में जुल्फिकार अली भुट्टो ने घोषणा की कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ की मध्यस्थता की पेशकश कबूल कर ली है। सोवियत रूस के नगर ताशकंद में शांति वार्ता के लिए भारत पाकिस्तान की बैठक तय की गई। बैठक की तारीख 4 जनवरी 1966 थी। इंडिया तो सोवियत ब्लॉक का एक मेंबर थे, तो इंडिया का नुकसान करना भी सोवियत को अच्छा नहीं था। और एनीवे सोवियत लीडर कोसिजिन प्राइम मिनिस्टर वो ऑफर किया हम मीडिएट करेंगे इन दोनों के बीच में। जब कोसिजिन दोनों लीडर्स को, अयूब खान और शास्त्री, उन दोनों को ताशकंद बुलाया
तो 29 नवंबर उन्होंने चिट्ठी भेजा शास्त्री जी को, आप आइए। तो उस समय से शास्त्री जी अपना पूरा तैयार करना शुरू कर दिया, वहाँ जाने में क्या बोलना, कैसे करना, क्या कितना दूर तक जा सकते हैं, ये सब चीज़ अपने कैबिनेट मेंबर से बात किया। और वो पब्लिक मीटिंग में भी कहीं कहीं ये इशारा किया कि हम ये कर सकते हैं। 1 जनवरी 1966 नए साल का दिन। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद जाने से 2 से 3 दिन पहले ही दिल्ली के रामलीला मैदान में सैकड़ों की तादाद में मौजूद भीड़ के सामने भाषण दिया। शास्त्री का यह अंतिम सार्वजनिक भाषण था। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने बहुत सी चीज़ें मुझे दी वहाँ ले जाने के लिए। खैर, इत्तेफाक से ना तो मैं शतरंज खेलता हूँ और ना ही हुक्का पीता हूँ, मगर ताशकंद में रहने वाले हमारे भाई इन दोनों में ही दिलचस्पी रखते हैं। मुझे खुशी है कि मुझे फिर से ताशकंद जाने का मौका मिल रहा है। मैं वहाँ के लोगों से मिलूँगा और आपके तोहफे उनको दूंगा। उम्मीद है ताशकंद को ये दुआ मिलेगी कि वहाँ कुछ अच्छा ही हो। शुक्रिया। 2 जनवरी 1966 ताशकंद रवाना होने से एक दिन पहले शास्त्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में ताशकंद में होने वाले तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और दूसरे कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। एयर इंडिया के हवाई जहाज से प्रधानमंत्री शास्त्री, रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान और विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ताशकंद के लिए रवाना हुए। उन्हें विदा करने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्य, राजदूत, सैनिक अधिकारी और मुख्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे। ताशकंद में भारत पाक वार्ता को सोवियत रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसाइजिन द्वारा आयोजित किया गया था। सोवियत रूस के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसाइजिन की मध्यस्थता में बैठक में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मोहम्मद अयूब खान शामिल हुए। 3 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान अपने अपने प्रतिनिधि दल के साथ ताशकंद पहुंच गए। ताशकंद पहुंचने पर दोनों ही नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ। ताशकंद पहुंचते ही कोसाइजिन ने शास्त्री और अयूब खान से अलग अलग बातचीत की। रूस चाहता था कि टिथवाल और हाजी पीर दर्रे से भारतीय फौजें पीछे हट जाएं। ताशकंद में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसाइजिन, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई। कोसाइजिन ने शास्त्री और अयूब से अलग से भी मुलाकात कर दोनों नेताओं को समझाने की कई कोशिशें की। शास्त्री और अयूब के बीच कई अहम मुद्दों पर तकरार थी। दोनों ही नेता ये कह रहे थे कि बुनियादी झगड़े को खत्म किए बिना आगे चर्चा नहीं हो सकती। शास्त्री और अयूब अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे और युद्ध विराम का समझौता आखिर तक अटका रहा। शास्त्री जी ये कह रहे थे कि अब जो समझौता करना चाहता हूँ हिंदुस्तान करेगा, वो इस बात पे पक्का होना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। अब ये बात अयूब मान रहे थे लेकिन भुट्टो नहीं मान रहा था। अच्छा, लेकिन अब जब मुआहदा होता है तो उसमें वो एक अयूब साहब, क्योंकि शास्त्री जी अड़े हुए थे, तो अयूब जब उनसे मिलता है तो जब दोनों पे दक्षत होते हैं तो उन्होंने अयूब ने कहा लाया और उसमें कि अंडर यूएन चार्टर ये होगा नहीं होगा, आपस में बैठ के बात करें वगैरह। तो शास्त्री जी ने कहा कि नहीं, आप क्लियर लिखिए विदाउट रिजॉर्टिंग टू आर्म्स। तो वो हिस्सा जो है अयूब ने अपने हाथ से उस पर लिखा हुआ है और वो हमारे पास अभी आर्काइव्स में है। 5 जनवरी 1966 भारत में संयुक्त समाजवादी दल के नेता राम मनोहर लोहिया शास्त्री को समझौते के लिए चेता रहे थे। लोहिया ने एक प्रेस नोट में लिखकर शास्त्री को चेताया कि छंब जोरिया के बदले हाजी पीर दर्रे से भारतीय फौज को हटाने के लिए समझौता नहीं करना चाहिए।
दूसरी तरफ रूस भी भारत पर कश्मीर मुद्दे पर बातचीत करने का दबाव बना रहा था। आइए भुट्टो साहब, हम शास्त्री जी और खान साहब की मीटिंग के एजेंडे के बारे में कुछ बातचीत कर लें। बेशक, बात तो सिर्फ कश्मीर मुद्दे पे ही होगी। हमें पहले शांति के कुछ मुद्दों पर बातचीत कर लेनी चाहिए। शांति के लिए हम सिर्फ कश्मीर पे ही बात करेंगे, इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो कश्मीर मसले को कार्यसूची में शामिल करने की बात पर अड़े रहे। भुट्टो कश्मीर पर बात करने पर इतना जोर दे रहे थे कि उनकी बात ना माने जाने पर भुट्टो मंत्री स्तर की उस बातचीत के 10 मिनट बाद ही गुस्से से तमतमाते हुए चले गए। पाकिस्तान के इस अड़ियल रवैये से बातचीत एक कदम आगे बढ़कर फिर रुक गई। रूसी प्रधानमंत्री दोनों नेताओं से अलग अलग मिलने पर मामले को सुलझाने में लगे रहे। 7 जनवरी को अयूब खान और शास्त्री की 2 बार गुप्त बातचीत हुई। इस बातचीत में कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाया गया। साथ ही ये भी तय हुआ कि दोनों देशों की फौजें 25 फरवरी तक 5 अगस्त 1965 की स्थिति पर सीमा पर वापस लौट जाएंगी। लाल बहादुर शास्त्री ने हाजी पीर और करगिल पर भारत के कब्जे को छोड़ देने की हामी भर दी थी। मुझे लगता है कि ताशकंद समझौते के पीछे क्रेडिट हमको लाल बहादुर शास्त्री को ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भले ही इस स्थिति में भारत का पलड़ा भारी था, ये हठ नहीं किया कि हमारी जीत हुई है। उस तरह की जीत हुई भी नहीं थी जिस तरह की 1971 में बांग्लादेश मुक्ति अभियान में हुई, और उस तरह की हार पाकिस्तान की नहीं हुई थी जिस तरह की हिंदुस्तान की 62 में चीन के खिलाफ हुई थी। तो एक तरह से उन्होंने एक दूरदर्शी विवेक का परिचय दिया। दोनों देशों के बीच संधि होने की खबरों से चीन सकपकाने लगा। ताशकंद संधि को विफल करने की नीयत से चीन ने एक बार फिर भारत को उत्तरी सीमा से अतिक्रमण हटाने की धमकी दे डाली। चीन की इस गीदड़ भभकी का भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा कि ताशकंद वार्ता अब कामयाब नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान दोबारा कश्मीर के मुद्दे पर अड़ गए। 9 जनवरी 1966 अयूब खान के इस अड़ियल रवैये से ताशकंद समझौता खतरे में पड़ने लगा था। रूसी प्रधानमंत्री कोसाइजिन ने दोनों देशों के बीच समझौता हो जाए इसके लिए बहुत कोशिशें की। 9 जनवरी को कोसाइजिन दोनों देशों के नेताओं और प्रतिनिधि मंडल से अलग अलग 14 घंटों तक मुलाकात करते रहे। रूस के दबाव में दोनों देशों के बीच मतभेद जस के तस बने रहे, लेकिन अयूब और शास्त्री संयुक्त वक्तव्य देने के लिए राजी हो गए थे। एक बड़ी पुरानी एक किस्सा है जो लोग कहते हैं कि उन्होंने उनसे कहा, जनरल अयूब से ताशकंद ने कहा कि आप तो 6 फुट ऊंचे मूछों वाले पठान जनरल हैं, अगर मैंने आपके साथ कोई समझौता ऐसा किया जो रियायत समझा गया तो लोग कहेंगे धोती पहनने वाले नाटे से आदमी का समर्पण कर दिया। तो इससे उनका अहंकार इतना तुष्ट हुआ कि अयूब खान कुछ रियायत करने के लिए तैयार हो गए। मगर हकीकत यह है कि ताशकंद समझौता न उपलब्धि लाल बहादुर शास्त्री की थी न अयूब की थी। पर्दे के पीछे से ब्रेजनेव जिन्होंने इसका आयोजन किया था वो इसके लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय है। एक हफ्ते तक चली बातचीत के कई दौर के बाद 10 जनवरी शाम के ठीक 4 बजे दोनों देशों के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते पर शास्त्री और अयूब खान ने दस्तखत किए। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकते थे। ताशकंद घोषणा में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएंगे। 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 की स्थिति में सीमा रेखा के पीछे हटा लेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वार्ताएं और अन्य स्तर पर वार्ताएं जारी रहेंगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित कर दिए जाएंगे। आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों तथा संचार संबंधों की फिर से स्थापना और सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। शरणार्थियों की समस्या और अवैध प्रवासी प्रश्न पर विचार विमर्श जारी रखा जाएगा और युद्ध के दौरान जब्त की गई एक दूसरे की संपत्ति को लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। 3 जनवरी वहाँ दोनों पहुँचे, अयूब खान भी पहुँचे, ये भी पहुँचे, दोनों पहुँचे। वहाँ 3 से 10 तारीख तक बातचीत हो रही थी। कोसिजिन बैक एंड फोर्थ, इधर आएगा फिर उधर जाएगा फिर इधर आएगा, वो कितना भी बहुत कोशिश किया, फिर कोई रास्ता नहीं निकला।
10 तारीख को अचानक एक ब्रेक थ्रू हो गया। उस वजह से उसी रात को ये ताशकंद डिक्लेरेशन साइन कर दिया। उनकी तो एकदम जो छवि थी वो एकदम ऐसी चमकदार अतिमानववादी बन गई कि लोग कोई सवाल उठाने को ताशकंद पर तैयार ही नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत संघ की पहल पर एक ऐतिहासिक कारनामे पर अपनी मुहर लगा दी। इसकी चर्चा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। सामान्य कदकाठी और दुबली काया वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद में अपनी अजीम शख्सियत का प्रमाण दिया। शास्त्री जी ने अपने जिन फौलादी इरादों से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, वो पाकिस्तान के लिए कभी ना भूलने वाला एक सबक बन गया। भुट्टो से मैंने पूछा, कहता मैंने सोचा ये मैंने किया और मैं समझता हूँ कि अब मैंने इसका लेसन सीख लिया और एक हिस्ट्री का एक लेसन है। उन्होंने ऐसे कहा। लेकिन 11 जनवरी को बेहद संदेहास्पद हालातों में शास्त्री जी की मौत ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को शोक में डुबो दिया। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू तो बहुत बड़ा बैनियन ट्री थे, उनका शैडो में शास्त्री जी आए। बहुत लोग ये सोचा कि शायद इन संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अच्छा अपना क्वालिटीज़ दिखाया। शास्त्री जी और थोड़ा दिन रहे और 10-15 साल रहे तो इंडिया का हिस्ट्री चेंज हो सकता था। ऐसे वो अच्छे तरह से लेके जा सकते थे। भारत की आर्थिक समस्याओं को ठीक ढंग से ना निपटाने और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने की वजह से उनकी काफी आलोचनाएं हुईं। लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ सख्त और दृढ़ व्यवहार अपनाने के लिए उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। 1966 में ताशकंद समझौते के करीब 5 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान एक बार फिर जंग के मैदान में आमने सामने थे।